माय डियर स्टूडेंट्स, अतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा 5 NCERT की पुस्तक रिमझिम का पहला पाठ राख की रस्सी। तो चलिए पढ़ते हैं पूरा पाठ, बाद में हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर भी करेंगे। तो लोनपो गार तिब्बत के 32वें, तिब्बत हमारा पड़ोसी देश है, 32वें राजा सौनग वसैन गाम्पो के मंत्री थे। कौन? लोनपो गार। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, जैसे कि तेनाली रामा और बीरबल। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण ये था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। और ऐसे वाक्य और भी बहुत से हुए, ऐसी कहानियाँ भी बहुत सी हैं। चलिए इस कहानी में क्या होता है। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। उसने अपनी पूरी बात बताई तो उसने कहा कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों को बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर से उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किलें कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश हुआ था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। और देखिए ये चित्र है, लोनपो गार का बेटा और ये वो लड़की। तो इस कहानी से आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लगे। और देखते हैं भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोले भालेपन से क्यों चिंतित रहते थे?
कि भोला है भाई, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों को बारे में सोचकर परेशान होते थे, यही कि क्या नौकरी करेगा, किस तरह अपने बच्चों को पालेगा, किस तरह हमारी विरासत को संभालेगा, यही सब बातें। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करते? शहर की तरफ मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? क्योंकि शहर में जाकर ही लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और उन्होंने इसलिए भेजा था कि वो अपनी भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे लेकर आए। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? कि भेड़ों जौ का व्यापार, या जो भेड़ों की ऊन बेचकर, या किसी भी तरह के जो व्यापार शहर में ही हो सकता था। आपका कुछ विचार हो तो आप भी लिखें। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? गांव में। घर में पता करो, आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह आकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो, जानने की कोशिश करो। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती, सत्तू बनाया जाता, सूखा भून कर भी खाया जाता। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ अनाज होते, ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूँ और जौ को अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा और अनाज जातिवाचक संज्ञा। अब अनाज में जो भी कुछ आएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। रिमझिम उस पुस्तक का नाम है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो लेह धातु, शेरवानी, भोजन। तो भोजन क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा, और भोजन में खिचड़ी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर जातिवाचक संज्ञा और लेह व्यक्तिवाचक संज्ञा। धातु जातिवाचक संज्ञा। तामा एक धातु है, नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर बताएं। जातिवाचक शहर के 3 शहरों के नाम लिख दीजिए। धातु के लोहा, सोना, चांदी। तुम शेर, मैं सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए था ना, सचमुच नहले पर तुम्हें भी ये करना हो। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे कागज में लिखो और तुम अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। ये सब आपको करना है। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। ये बात पसंद नहीं आई थी। क्या मंत्री को सचमुच हो सकता है कि मंत्री ये जानना चाहता हो कि आखिर मेरे बेटे को कौन ये बुद्धि वाला काम, या कौन सलाह दे रहा? सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए। इसके पर प्रश्न और उत्तर एक बार फिर से कराए जाएंगे। अभी सिर्फ आपको देखना है, और आप अगर इनको प्रश्न कर सकते हैं तो आप पाठ को दोबारा पढ़कर आप इनको करें। बात को कहने के तरीके, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए। चैन से जिंदगी चल रही थी, होशियारी उसे छू कर भी नहीं थी। लोनपोकार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? अब देखिए, होशियार और चालाक में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लोमड़ी चालाक और होशियार तो अच्छी बात है, चालाक होना अच्छी बात नहीं। किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो? चालाक उसे भी कह सकते हैं जो अपने लिए ही, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कार्य होशियारी से करता है, चालाकी हो सकती है। भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो। लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान? नाम दो। कहानी में लोनपोकार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया, पढ़िए। नाइमा, डाबा, मिगमार, लाखपा, नुखू, दो फू, दोरजे। क्या है? कोई खाने की चीज़ है, घूमने की जगह के नाम? जी नहीं, ये तिब्बती बच्चों के कुछ नाम है। ये सारे तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों। मानते हैं कि इससे बच्चों को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी, और जब जब उनका नाम पुकारा जाएगा उनकी शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ होता सूर्यकांत है। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। ये लड़का लड़की दोनों के नाम हो सकते हैं। तिब्बती भाषा में डावा के 2 मतलब होते, सोमवार और चांद। यानी कि डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। डावा बहुत ही सुंदर नाम, बहुत ही अच्छा चित्र भी बना, आप इसको बना सकते हैं। अगला पार्ट रहेगा दुनिया की छत। इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाएं और जुड़ जाएं। कमेंट करें, जो भी पाठ पढ़ना चाहते हैं वो आपके लिए अपलोड किया जाएगा।